हेलो एवरीवन, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का लास्ट चैप्टर है ये इस बुक में, पार्ट 7 का। अब यहां पे आप बुक में देखोगे सारी की सारी टेबल लिखी हुई है, बहुत सारी, कि कौन किसको अपॉइंट करता है, आर्टिकल नंबर किस में आता है, किसको कौन रिपोर्ट देता है, कौन रेजिग्नेशन किसको लिखता है। टेबल वाइज जाओगे तो रटने में, याद करने में बहुत लंबा प्रोसेस है। इसके लिए क्या करें सर? इसके लिए आदित्य सर एक काम करते हैं, हम बनाते हैं मेंटल मैप्स, फ्लो चार्ट्स। अब हमने यहाँ पे ये बनाया, इतनी दूर से दिखेगा तो है नहीं, तो जूम इन करेंगे इसको अच्छे से। मैं कहूंगा इसको आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट जरूर ले लेना, प्रिंट आउट लेना और कहीं ना कहीं चिपका लेना बड़े से पेज पे, A3 या A2 साइज के पेज पे, या नहीं तो खुद से अपने हाथ से लिख लेना कहीं ना कहीं, और किसी बड़े चार्ट पे, बड़ी जगह पे लिख लेना, तो याद करने में आसानी रह जाएगी। और रोज एक बार देख लेना दीवार पे उसको चिपका के। ठीक है क्या इसमें? इसमें सारी चीजें हैं जो ये बताती हैं कि कौन अपनी ओथ किसके सामने लेता है, शपथ जो लेते हैं, अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं, किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं, कौन इलेक्ट सेलेक्ट क्या करता है, सारी चीजें इसमें हैं। अब ठीक है, एक एक करके शुरू करते हैं। आर्टिकल नंबर तो हमें याद करने है ही नहीं, आर्टिकल नंबर कोई पूछता ही नहीं है सिवाय कोई छोटे मोटे एग्जाम्स के। तो अब देखते हैं क्या हुआ है। उपराष्ट्रपति जी अपनी शपथ लेते हैं अपने सीनियर के सामने, राष्ट्रपति के सामने। यूनियन मिनिस्टर जो संघ के मंत्री होते हैं, केंद्रीय मंत्री होते हैं, ये लेते हैं राष्ट्रपति जी के सामने अपनी शपथ। अच्छा ठीक है। फिर इसके बाद जो कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा होता है पार्लियामेंट के लिए, अभी एमपी नहीं बना है, अभी खाली उसने शपथ ली है कि हाँ मैं अच्छे से चुनाव में लड़ूंगा, अच्छे, सब कुछ श्रद्धा, सब कुछ निष्ठा, सब अच्छी है, फिर वो लेते हैं शपथ इलेक्शन कमीशन के द्वारा अपॉइंटेड किसी पर्सन के सामने। क्या ये विजिबल है या इसको और मोटा करें? हाँ अब दिख जाएगा। ठीक है। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब सेलेक्ट हो जाते हैं, जब वो इलेक्ट हो जाते हैं, तो वो लेते हैं बिफोर राष्ट्रपति या एनी अदर पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम। जनरली राष्ट्रपति जी 550 लोगों को शपथ कैसे दिलवाएं, बहुत ज्यादा लोग हैं। ठीक है। अब जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जब सुप्रीम कोर्ट के जज शपथ लेते हैं, वो लेते हैं ऑफ कोर्स राष्ट्रपति जी के सामने या कोई पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम। फिर सीएजी साहब, राष्ट्रपति या कोई और पर्सन जो अपॉइंटेड बाय हिम। देन नेक्स्ट कम्स गवर्नर ऑफ अ स्टेट, एक स्टेट में चले गए हम। अब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने या कोई सीनियर मोस्ट जज और अवेलेबल हो। स्टेट के मिनिस्टर उसी गवर्नर के सामने जिन्होंने अभी पहला शपथ ली है। फिर इसके बाद कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू स्टेट की विधानसभा, जो स्टेट की विधानसभा जब इलेक्ट होती है, तो वो जो इलेक्शन में खड़े होते हैं, जो लोग जो विधायक बनने वाले हैं, अब वो लोग शपथ लेते हैं पर्सन ऑथोराइज्ड ऑन बिहाफ ऑफ इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन जो होता है वो ये बता देता है कि साहब मैंने एक पर्सन, कोई रिटर्निंग ऑफिसर होगा, कोई स्टेट का इलेक्शन कमिश्नर होगा, कि आप इनके ऑफिस में चले जाइएगा, इनके सामने शपथ लीजिएगा। ठीक है। फिर जब ये चुनाव जीत जाते हैं विधायक, उसके बाद वो शपथ लेते हैं गवर्नर साहब या कोई पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम। हाई कोर्ट के जजेस शपथ लेते हैं बिफोर गवर्नर या पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम। ठीक बात है, ओके। और अब चलते हैं नेक्स्ट चीज पे। क्या है अगली चीज? कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन डिटरमाइंड बाय स्टेट, जो जो विधानसभा ने किसकी कॉम्पोजिशन बता रखी है, और राष्ट्रपति ने किस किस की बता रखी है, पार्लियामेंट ने किस किस की बता रखी है, ये देखते हैं। तो सबसे पहले स्टेट की विधानसभा बताती है पंचायतों में कितने लोग होंगे, ये राष्ट्रपति नहीं बताएंगे इसमें। ठीक है। स्टेट का फाइनेंस कमीशन, इसमें कितने लोग होंगे, कौन होंगे, तो ये बताती है स्टेट की विधानसभा। फिर म्यूनिसिपैलिटीज, जो नगर महापालिका होती है या जो नगरीय निकाय होते हैं जितने सारे। फिर इसके बाद डीपीसी, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी और मेट्रो प्लानिंग कमेटी, ये भी बताती है स्टेट की अपनी विधानसभा। ये हम स्टेट ही में हैं अभी इस समय। अब चले हम केंद्र के लेवल पे। ठीक है। बैकवर्ड क्लास कमीशन, दैट इज कौन सा वाला? एनसीपीसी। फिर शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन, जो हमने देखा अभी। तो ये शेड्यूल्ड, हाँ ये शेड्यूल्ड एरियाज है, ठीक है, ओके। फिर इंटर स्टेट काउंसिल, इसकी भी कमीशन। देश में कितने इंटर स्टेट काउंसिल हैं बताना जरा। ठीक है। फिर पार्लियामेंट की के पास किस किस की स्ट्रेंथ बताने की पावर है, तो इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स कमीशन ये बताता है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ये बताता है पार्लियामेंट, और स्टेट का एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ये बताता है पार्लियामेंट कि कितने लोग होंगे। अब हम चले एक और चीज पे, जो स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इधर वाले पे। ठीक है। अब सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैसे डिसाइड होता है? प्राइम मिनिस्टर एंड बाकी मेंबर। अच्छा, पार्लियामेंट में क्या क्या है? प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा। ठीक है, फाइन। राज्यसभा में 250 लोग, लोकसभा में 550 लोग, ये भी इजी है याद करना। अब स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सीएम होते हैं और बाकी मिनिस्टर होते हैं। स्टेट की विधानसभा में क्या क्या होता है? गवर्नर साहब, लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर है तो विधान परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली या गवर्नर एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, ये भी हो सकता है, खाली हो सकता है, काउंसिल नहीं है वहां पे किसी किसी स्टेट में। विधानसभा मैक्सिमम 500 मेंबर हो सकते हैं, मिनिमम 60 मेंबर हो सकते हैं।
कुछ कुछ स्टेट्स के पास एक्सेप्शन है क्योंकि वहां पॉपुलेशन ही कम है। कौन से स्टेट्स हैं वो, प्लीज आंसर नाउ। लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद, कितना हो सकता है मैक्सिमम? मैक्सिमम हो सकता है 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और मिनिमम 40 लोग तो हो ही सकते हैं अगर विधान परिषद आपको रखना है तो, अदरवाइज कोई क्वेश्चन नहीं। हाई कोर्ट की स्ट्रेंथ, चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट ओनली एंड बाकी अदर जजेस। नाउ एसईसी, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये कौन बताएगा? स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ही बताएगा। फिर जीएसटी काउंसिल, इसमें है चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड मेंबर्स। जीएसटी काउंसिल में जो चेयरपर्सन है वो तो है ही है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। जो वाइस चेयरपर्सन है वो इलेक्ट होते हैं सारे स्टेट्स में, या वो अलग से होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट कोई सेंटर के? जरा बताना मुझे। फाइनेंस कमीशन में चेयरमैन होते हैं एक और बाकी 4 मेंबर्स। ये 4 मेंबर्स के पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कुछ अच्छी वाली, कि इकोनॉमिक्स की अच्छी नॉलेज हो, कहीं बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं वो सब कुछ। इधर यूपीएससी और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन और ये हमारे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इसमें होते हैं चेयरमैन और बाकी सदस्य जिनकी मेंबरशिप का काउंट श्योर नहीं है कितने भी होते हैं। ठीक है। ट्राइब्यूनल्स फॉर अदर मैटर्स, जैसे क्या क्या? जैसे कौन कौन से ट्राइब्यूनल? कोई भी एनजीटी हुआ, कोई भी कॉमर्स ट्राइब्यूनल हुआ, कोई भी कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल हुआ, कुछ भी हुआ, ठीक है, तो डिटरमाइंड बाय एप्रोप्रिएट लेजिस्लेटिव, चाहे स्टेट का हो चाहे सेंटर का हो। ठीक बात है। इलेक्शन कमीशन में सीईसी साहब होते हैं और बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। ओके फाइन। एनसीएससी, एनसीएसटी, एनसीबीसी में चेयरपर्सन और बाकी 3-3 मेंबर्स। अच्छा, इजी, फाइन। अब क्या है? अब प्रिस्क्रिप्शन अगला नीचे वाला देखते हैं। अच्छा, इसमें भी यहां भी कंपोजिशन, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस कमीशन में इसमें क्या क्या है? चेयरमैन है और बाकी सदस्य हैं। स्ट्रेंथ नहीं पता है। ऑफिशियल लैंग्वेज कमिटी ऑफ पार्लियामेंट, यहां पे 30 मेंबर्स होते हैं, 20 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। अच्छा फाइन। लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ नागालैंड, ये हैं वो एक्सेप्शंस जिसमें कम लोग हैं, क्योंकि विधानसभा वहां पे कितने ही लोगों से बन सकती है। अगर आपको पूरे देश में यूनिफॉर्मिटी रखनी है, पूरे देश में आपको होमोजेनिटी रखनी है प्रपोर्शन में, रेशियो में, तो वहां पे कम जा रही थी। ठीक है, वहां पे अलाउ कर दिया गया कि आप कम रख लो। अब ये चीज यहां पे है 46 मेंबर्स, कहां पे? नागालैंड में, सिक्किम में 30, मिजोरम में 40, अरुणाचल में 30, फिर गोवा में 30, और ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल जिसमें 20 मेंबर ही है। ठीक है। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट, यहां पे 30 मेंबर्स हैं। अच्छा, ये भी हो गया। अब आगे कुछ है इधर? हाँ है, बहुत कुछ है। फिर हम ये देखेंगे कि इनका अपॉइंटमेंट, इनका इलेक्शन और इनका रिटायरमेंट कैसे कैसे हो रहा है। अगर ये संविधान में लिखा है तो कैसे लिखा है? तो अपॉइंटमेंट, ठीक है, गवर्नर ऑफ स्टेट, मिनिमम एज होनी चाहिए 35। अच्छा ठीक है। अब ये प्रिस्क्राइब्ड एज है, प्रिस्क्राइब्ड एज कि इतना तो आदमी हो ही हो। फिर इलेक्शन में अगर राष्ट्रपति का इलेक्शन है 35 की उम्र से ही आप अपॉइंट हो सकते हो। 35 की उम्र से अगर कम होगे तो आप अपॉइंट नहीं होगे। 35 को मानते हैं कि एक सीनियर, सिंसियर, एक वाइज डिसीजन लेने की क्षमता आप में आ सकती है। ठीक है। फिर और गए हम उपराष्ट्रपति, 35 साल अगेन क्योंकि सीनियर पोस्ट है। राज्यसभा मेंबर के लिए 35 साल क्योंकि वो काउंसिल ऑफ एल्डर्स कहते हैं उसको, अपर हाउस कहते हैं उसको, हाउस ऑफ स्टेट्स कहते हैं उसको। ठीक है। अब लोकसभा मेंबर के लिए एज है 25 साल। 25 साल में आप जनता के प्रतिनिधि बन सकते हो। मान सकते हैं कि आप जनता को आपने मोटिवेट कर लिया, अपने साथ जोड़ लिया और आप लड़ गए, चुनाव जीत गए। ठीक है। फिर स्टेट की विधानसभा के मेंबर 25 साल अगेन, स्टेट का काउंसिल का मेंबर अगेन 30 साल अगेन। ठीक है। अब पंचायत का अगर आपको मेंबर बनना है लोकल लेवल पे, 21 साल की एज में बन जाओ, लड़ जाओ, चुनाव जीत जाओ। फिर म्यूनिसपैलिटी में भी सेम चीज, 21 साल की उम्र पे। अब हम गए आगे ऐसे, क्योंकि ये लोग हैं जो आ तो जाते हैं, फिर इनको हटाना पड़ता है। ठीक है। जब इनका अपनी एज पूरी हो जाती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट जज 65 की एज पे आप रिटायर कर दिए जाओगे, चाहे आपका कार्यकाल पूरा हो चाहे ना हो, जो भी है। ठीक है। हाई कोर्ट का जज 62 की एज पे आपको रिटायर किया जाएगा हाई कोर्ट से। मेंबर्स ऑफ यूपीएससी 65 की एज पे, 65 की एज पे हम मानेंगे कि अब आपको यहां से जाना चाहिए। अब मेंबर्स ऑफ एसपीएससी, जेपीएससी यानी कि स्टेट के लेवल पे आ गए, नीचे आ गए तो 62 साल। और रजिस्ट्रेशन एज अ वोटर, ये प्रिस्क्राइब्ड एज है जो सारे संविधान में पूरे में लिखी हुई है। तो एज अ वोटर हम 18 ईयर्स की एज पे अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं कि हमें वोट देना है सर। जो 18 साल की एज पे जो वोट देने की प्रक्रिया बनी, ये किसी संविधान में अमेंडमेंट के तहत बनी थी। पहले एज थी 21 साल, उसको कम की गई 18 साल। ये कौन से संविधान में संशोधन की वजह से हुआ था? विच नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये बताइएगा जरा। ठीक है। अब क्या है और आगे? हाँ, आगे है रिमूव्ड एंड डिसॉल्व्ड बाय। क्या क्या है? अब जो स्टेट की विधानसभा होती है ये रिमूव करती है या डिसॉल्व करती है, देखते हैं। ये रिमूव करती है स्पीकर को एंड डेप्यूटी स्पीकर को। ठीक है सर, फाइन। पार्लियामेंट क्या क्या कर देती है? पार्लियामेंट राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को हटा देती है। फिर राज्यसभा डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा को हटा देती है। ठीक है, हटा दो। फिर लोकसभा
स्पीकर ऑफ लोकसभा, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ओके हटा दिए गए। गवर्नर साहब को स्टेट की विधानसभा, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, रीजनल काउंसिल हटा सकते हैं। अच्छा ठीक है। इधर राष्ट्रपति देखो क्या क्या कर सकते हैं, लोकसभा, सीएजी, जजेस ऑफ हाई कोर्ट, एसईसी, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, जेपीएससी, एसपीएससी, पूरी प्रोसेस, मैनर, ग्राउंड, सारा प्रोसेस प्रोटोकॉल पूरा होने के बाद, ऐसे नहीं राष्ट्रपति सुबह उठे हटा दिया पूरी सरकार को, नहीं ऐसे नहीं होगा। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, फिर इलेक्शन कमिश्नर्स और रीजनल इलेक्शन कमिश्नर्स। अच्छा ठीक है। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हटाई जा सकते हैं, ओके ठीक है। फिर कुछ और है, हाँ सर है। चले हम नीचे टर्म में, टर्म किसके कितने कितने हैं। अब इधर है सीएजी साहब का टर्म बताती है पार्लियामेंट, राज्यसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का टर्म बताती है कंटिन्यूइंग चेंबर होता है, ऑलरेडी हमें पता है 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स जो होते हैं रिटायर होते हैं हर साल। अब स्टेट का इलेक्शन कमिश्नर डिटरमाइंड बाय द गवर्नर, यानी कि उस स्टेट की सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ दैट स्टेट, वहां से पता चलता है। फिर इसके बाद और टर्म में कुछ है, हाँ सर है। जैसे 5 साल का टर्म लिखा हुआ है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के लिए भी, गवर्नर साहब के लिए भी, क्योंकि जनरली प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे होते हैं, सरकार सेंटर की चेंज होती है तो गवर्नर साहब भी चेंज हो जाते हैं, 5 साल अंतराल है ही है। स्टेट की विधानसभा, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ एन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट। कहां कहां पे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट है हमारे यहाँ और सबसे ज्यादा कहां पर है जरा बताना, ठीक है। फिर ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर कौन कौन काम करते हैं, अच्छा ठीक है, सीएम, स्टेट मिनिस्टर, एडवोकेट जनरल ऑफ अ स्टेट, और क्या, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ एन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि आप चुन के नहीं आए हो, नॉमिनेट हुए उस गवर्नर साहब के दस्तखत से, ठीक है। अब ऐसे डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट सब्जेक्ट टू लॉ ऑफ पार्लियामेंट, क्या क्या है वो लोग। अगर आपको सीईसी का, अगर आपको टर्म या टेन्योर जो भी देखना है, तो वो पार्लियामेंट डिसाइड करती है कि आप कितने समय तक वहां पे काम करोगे। एक बार आपके रूल्स बुक में लिख जाए तो आप उतने साल तो रहोगे ही रहोगे, ठीक है। फिर चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ द एनसीएससी, ये भी एक रूल के अकॉर्डिंग, एक एक्ट के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट ने इसको डिटरमाइन किया, तय किया। नाउ चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ एनसीएसटी, इनका भी जो जितना टेन्योर है, टर्म है, वो डिटरमाइन किया गया है बाय द पार्लियामेंट थ्रू अ लॉ, थ्रू एन एक्ट। नाउ कमिंग टू एनसीबीसी, उनके भी चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और मेंबर्स। अच्छा ठीक है। कौन कौन है जो ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट काम करते हैं खुशी खुशी से, पीएम, सेंट्रल मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, सीएम ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड मिनिस्टर ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। अच्छा ये हो गया सर इधर का। और कुछ सर, हाँ है। अभी हम यहां चलेंगे कि कौन किसके द्वारा अपॉइंट किया जा रहा है। चलो इसको खोलते हैं। अपॉइंटेड बाय राष्ट्रपति इधर हैं, अपॉइंटेड बाय गवर्नर इधर हैं। अब एक एक करके पहले राष्ट्रपति से शुरू करते हैं, ठीक है। क्या क्या हुआ, राष्ट्रपति जी ये रहे, राष्ट्रपति जी अपॉइंट करते हैं बहुत लोगों को, पीएम, कोई भी सेंटर के मिनिस्टर या अटॉर्नी जनरल, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सीएजी, गवर्नर ऑफ स्टेट, हाई कोर्ट के जजेस, यूटी के एडमिनिस्ट्रेटर, एनसीटी ऑफ दिल्ली के सीएम, एनसीटी ऑफ दिल्ली के मिनिस्टर, फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन और मेंबर्स, यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स, जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स, इसके बाद सीईसी और बाकी जो चुनाव आयुक्त होते हैं, एनसीएससी, एनसीएसटी, एनसीबीसी के चेयरपर्सन, मेंबर्स, वाइस चेयरपर्सन का अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति कर रहे हैं, ठीक है। शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन, ठीक है। फिर बैकवर्ड क्लास कमीशन, फिर चेयरमैन मेंबर्स ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस कमीशन, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, इनका अपॉइंटमेंट कौन कर रहे हैं, राष्ट्रपति जी। अच्छा ठीक है। अब इसको जूम आउट करते हैं एक बार, हो जाए तो हो गया, ठीक है। अब गवर्नर साहब अपॉइंट कर रहे हैं एक स्टेट में, अपने स्टेट में सीएम को, स्टेट के मिनिस्टर्स को, एडवोकेट जनरल को, ठीक है। और क्या क्या, डिस्ट्रिक्ट जज को, स्टेट इलेक्शन कमीशन को, सॉरी कमिश्नर को, मेंबर्स एंड चेयरमैन ऑफ एसपीएससी को, ठीक है। अब अगर मेंबर एंड चेयरपर्सन ऑफ एसपीएससी को अगर अपॉइंट कर रहे हैं गवर्नर साहब और इनको हटाया जा रहा है राष्ट्रपति के द्वारा, क्या इसमें आपको कोई लॉजिक दिख रहा है? अगर ऐसा रखा गया संविधान में ये वाला एंगल, तो कोई मतलब से रखा गया होगा, कोई मकसद से रखा गया होगा कि अपॉइंट तो कर रहे हैं गवर्नर साहब, एक स्टेट के मुखिया, एक स्टेट के हेड ऑफ स्टेट, पर अगर इनको रिमूव करना है आपको, देन यू हैव टू गो टू डायरेक्टली टू द प्रेसिडेंट। वाई, ऐसा क्यों? कुछ सोचना जरा इस पर, आंसर मिल जाएगा थोड़ा सोचोगे तो। फ्यू मेंबर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जिनका अपॉइंटमेंट गवर्नर साहब करते हैं, ठीक है। कमीशन ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स एंड ऑटोनोमस रीजन्स, अच्छा ठीक है, ये भी हो गया। नीचे है टर्म जो हम देख चुके हैं। अब
ऐसे कुछ लोग हैं जो इलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, कैसे इलेक्ट हो रहे हैं? तो राष्ट्रपति जी ये इलेक्ट होते हैं थ्रू एन इलेक्टोरल कॉलेज। अच्छा ठीक है, इलेक्टेड बाय एमपीज एंड एमएलएज। ओके फाइन। उपराष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होते हैं? खाली एमपीज होते हैं, एमएलए नहीं होते हैं। ठीक है। मेंबर्स ऑफ राज्यसभा ये इलेक्टेड एमपीज होते हैं, राष्ट्रपति। मेंबर्स ऑफ लोकसभा वोटर चुनते हैं, हम और आप चुनते हैं। फिर मेंबर्स ऑफ राज्यसभा किसको चुनते हैं? डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को। ठीक है फाइन। इसके बाद और कौन कौन कहां कहां इलेक्ट हो रहे हैं? स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, मेंबर्स ऑफ लोकसभा चुनते हैं उनको। ठीक है। फिर वोटर चुनते हैं किस किस को? स्टेट के विधायकों को। ठीक बात है, ये भी हम करते हैं। फिर जैसे मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो विधान परिषद के जो मेंबर्स होते हैं, एमएलसी, तो एमएलसी का चुनाव करते हैं कौन कौन लोग? लोकल बॉडीज, ग्रेजुएट्स, टीचर्स, ठीक है, एमएलए, गवर्नर, ये लोग इनका चुनाव करते हैं और एक विधान परिषद की स्थापना हो पाती है, काउंसिल बन पाता है। मेंबर्स ऑफ जो विधानसभा होती है वो चुनते हैं स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर को। मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद के लोग चुनते हैं चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ एसएलसी, दैट विधान परिषद जिसका वो है। ठीक है। वोटर चुनते हैं कहां कहां? मेंबर्स ऑफ पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। ओके फाइन। मेंबर्स ऑफ लोकसभा राज्यसभा चुनते हैं किस किस को? मेंबर्स ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट, कि ऑफिशियल लैंग्वेज देश की जो राजभाषा हो तो क्या हो और कब कौन सी जुड़ जाए उसमें। ठीक है। मेंबर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ एन ऑटोनॉमस रीजन ऑफ एन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट, तो उसमें वोटर भी चुनते हैं और गवर्नर साहब भी चुनते हैं, दोनों चीजें होती हैं। ठीक है। अब इसको करते हैं जूम आउट, देखें हम कहां पहुंच गए। तो अब हम देखेंगे इनका अपॉइंटमेंट तो इतना हो गया है, अब हमें इनको हटाना है एक बार। तो इनका रेजिग्नेशन, कौन किसको अपना रेजिग्नेशन सबमिट करता है? राष्ट्रपति का रेजिग्नेशन उपराष्ट्रपति को जाता है। ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट का रेजिग्नेशन राष्ट्रपति को जाता है। राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन का रेजिग्नेशन चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को जाता है। स्पीकर ऑफ लोकसभा का रेजिग्नेशन जाता है डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा को। डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा का रेजिग्नेशन जाता है स्पीकर ऑफ लोकसभा को। दोनों एक दूसरे को अपना रेजिग्नेशन देते रहते हैं, तुम नीचे तुम ऊपर, ऐसे करके दे दिया। फिर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का रेजिग्नेशन जाता है, सॉरी, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा का जो रेजिग्नेशन होता है, जो राज्यसभा के जो एमपीज होते हैं वो अपना इस्तीफा देते हैं चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को, ले ना ले उनके ऊपर है। फिर मेंबर्स ऑफ लोकसभा, जो लोकसभा के एमपीज होते हैं, वो अपना इस्तीफा देते हैं स्पीकर ऑफ द लोकसभा को, ले ना ले उनका मन है। जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपना इस्तीफा देते हैं राष्ट्रपति को कि लो सर हम दे रहे हैं इस्तीफा, हम नहीं और कर रहे काम। ठीक है। अब गवर्नर ऑफ अ स्टेट ये अपना इस्तीफा देते हैं राष्ट्रपति को, क्योंकि राष्ट्रपति वहीं सेंटर से अपॉइंट हुए हैं ये। स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, अब स्टेट में आ गए हम, स्पीकर अपना इस्तीफा देते हैं जो विधानसभा के अपने डेप्यूटी को। ठीक है। और डेप्यूटी अपना इस्तीफा देते हैं अपने बॉस को, स्पीकर को। चेयरमैन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद का चेयरमैन अपना इस्तीफा देता है डेप्यूटी को, अपने डेप्यूटी चेयरमैन को। ठीक है। और डेप्यूटी चेयरमैन देता है अपने बॉस को, वही दोनों एक दूसरे को दे रहे हैं। ठीक है। अब मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक अपना इस्तीफा देते हैं अपनी विधानसभा के स्पीकर को। उधर विधान परिषद के मेंबर्स अपना इस्तीफा देते हैं चेयरमैन को। अच्छा ठीक है। हाई कोर्ट के जजेस अपना इस्तीफा देते हैं राष्ट्रपति को। यस। फिर चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स अपना इस्तीफा देंगे राष्ट्रपति को, और गवर्नर साहब को इस्तीफा देते हैं चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ एसपीएससी। इनका रिमूवल कहां से हो रहा है? अगर ये रिमूव किए जा रहे होते तो ये जा रहे होते ऊपर, इनकी कंप्लेन ऊपर जाती, जॉइंट सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन। इनके चेयरपर्सन और इनके मेंबर्स अगर इस्तीफा दें तो कौन से राज्य को दें? क्योंकि ये तो जॉइंट है ना। अब एक जैसे यूपीपीसीएस है, जैसे यूपीपीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, मान लो अगर शुरू में उत्तराखंड जब अलग होता और वो कहते कि अभी तो हमारे पास जो है अभी हमारे पीएससी है नहीं, तो एक काम करते हैं हम यूपी वाले पीएससी को अपने काम करवाते हैं। ठीक है। तो हमारे एक जॉइंट हो गया होता, हालांकि नहीं हुआ ऐसा। अब यूपी उत्तराखंड दोनों के दोनों स्टेट्स में जो सिलेक्शन हो रहा है ऑफिसर्स का, वो हो रहा है थ्रू अ जॉइंट सर्विस कमीशन, हाइपोथेटिकली। ठीक है। अब ये किसको देंगे? यूपी गवर्नर को या उत्तराखंड के गवर्नर को? कि तो इसको सॉल्व करने का तरीका निकला कि हम देते हैं राष्ट्रपति को। लो किस्सा ही खत्म, ऐसे कर देंगे। ठीक है, ये सही भी है। नाउ ये हो गया, हम इधर चले गए। अब हम जाएंगे, हमने रिमूवल डिसॉल्व पढ़ लिया, हमने अपॉइंटमेंट पढ़ लिया, टर्म पढ़ लिया, इलेक्शन पढ़ लिया और रेजिग्नेशन पढ़ लिया। चलेंगे हम रिपोर्ट्स पे, कौन किसको अपनी रिपोर्ट देता है। गवर्नर साहब के पास रिपोर्ट आती है स्टेट के फाइनेंस कमीशन की और स्टेट के पीएससी की या जॉइंट सर्विस पब्लिक कमीशन और कमीशन ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑटोनोमस रीजन्स एंड ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है।
अब स्टेट सरकार के पास रिपोर्ट आती है चेयरपर्सन ऑफ डीपीसी एंड चेयरपर्सन ऑफ एमपीसी। अब इसके बाद राष्ट्रपति जी के पास कई सारी रिपोर्ट आती हैं, देखते हैं किस किस की। तो पहली रिपोर्ट आती है इनके पास फाइनेंस कमीशन की, ठीक है, फिर यूपीएससी की, फिर एनसीएसटी, एनसीएससी, एनसीपीसी, शेड्यूल्ड एरियाज, शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन, बैकवर्ड क्लास कमीशन, ऑफिशियल लैंग्वेजेस कमीशन, ऑफिशियल लैंग्वेज कमिटी ऑफ पार्लियामेंट, गवर्नर साहब की रिपोर्ट और स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। ये सारा संविधान ने लिख के कह दिया कि देखो साहब ये सारी रिपोर्ट्स हैं, इन रिपोर्ट्स को आप इन पर्सन को भेज दो ताकि पार्लियामेंट में या स्टेट की विधानसभाओं में ये रिपोर्ट्स टेबल हो सके। अब ये काम बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये काम देखो रटना बहुत टफ है, कंसेप्चुअलाइज अगर कर लिया तो आप स्टेटमेंट में से करेक्ट आंसर निकालना शुरू कर सकते हो। विद दैट ये छुटकू सा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो रहा है और इसके बाद हम मिलते हैं आपकी अगली क्लास में जब हम पढ़ेंगे द नीति आयोग। सो विद दैट आई टेक योर लीव, कीप स्टडिंग, स्टे सेफ, गुड लक।